चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा भले ही अभी 2 महीने बाद करने की तैयारी कर रहा हो, पर पूरे देश की राजनीति लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द ही घूम रही है। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर 2 प्रमुख समूह बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाली आईएनडीआईए गठबंधन दिखाई पड़ रही है। इन 2 प्रमुख समूहों की स्थिति के आकलन से लोकसभा चुनाव की अस्पष्ट सी सही लेकिन तस्वीर एक खाका जरूर खींचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी ने कहा है कि वो 2024 में 50% वोट का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, जबकि आईएनडीआईए गठबंधन के घटक दलों ने श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण ठुकराया है, समय की धारा को फिर न पहचानने का प्रमाण दिया है। खुद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा निमंत्रण ठुकराए जाने का भी दुख प्रकट किया है। वहीं वरिष्ठ राजनीतिक जानकारों का, विश्लेषकों का ये मानना है या ये कहना है कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तथा उनके नेतृत्व में बीजेपी के सत्ता में आने का मूल कारण हिंदुत्व प्रेरित राष्ट्रीय चेतना और भारत को अपनी पहचान के साथ विश्व के उच्चतम शिखर पर देखने का जो जनता के अंदर पैदा हुआ प्रबल भाव है, वही है। वहीं 2004 में सत्ता में आने पर यूपीए अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी के प्रभाव में चलने वाली मनमोहन सिंह सरकार ने स्वयं को सेकुलर साबित करने के लिए जो सच्चर आयोग से लेकर अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया था, राम सेतु और राम को कल्पना का विषय न्यायालय में बताया था, अपनी स्थिति वो धीरे धीरे कमजोर वहीं से करना शुरू कर चुके थे, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। एक और देश का राममय वातावरण और दूसरी ओर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तुलना करें तो दिख जाएगा कि विचार के स्तर पर बिल्कुल 2 धाराएं देश में बन चुकी हैं। आईएनडीआईए गठबंधन अब तक एक इकाई नहीं बन सका है, जिसका प्रमाण बीती 12 जनवरी को आयोजित इसी की बैठक में मिला है, जिसमें गठबंधन के कई प्रमुख नेता शामिल नहीं। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर कोई विभाजन भी नहीं नजर आता। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि नरेंद्र मोदी के समानांतर विपक्ष में कोई नेता नहीं है जिसे जनता उनके समक्ष या बड़ा मान सके। आईएनडीआईए गठबंधन में नेतृत्व को लेकर व्यापक मतभेद है, क्योंकि अनेक नेताओं की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी पारी में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक वैश्विक महाशक्ति बनाने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया है। वहीं विपक्ष मोदी संघ और बीजेपी विरोध की नीतियों तक ही सीमित है, इससे आगे वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने जिस तरीके से सनातन और हिंदुत्व को लेकर उत्तर के राज्यों को गौमूत्र की संज्ञा देने और उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन पैदा करने संबंधी जो बयान दिए हैं, उससे देश के बहुमत में जो नाराजगी पैदा हुई है, उसे संतुलित करने के लिए जितने बड़े मुद्दे और जितने बड़े चेहरे चाहिए, स्पष्ट राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि विपक्ष के पास उसका नितांत अभाव है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में विजय से ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव कांग्रेस 2019 से बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। 2019 में बीजेपी द्वारा जीती गई 303 लोकसभा सीट में तेलंगाना से 4 मिली थी। हालांकि तेलंगाना के इस बार के विधानसभा चुनाव के परिणाम बीजेपी को पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटें मिलते हुए दिखाई देते हैं। कर्नाटक में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 51.38% वोट मिला था, 25 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के हिस्से मात्र 1 सीट थी। बीजेपी के लिए अच्छी बात यह रही है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां उसकी सीटें घटी लेकिन वोट नहीं। वहीं कांग्रेस के मतों में 5% की बढ़ोतरी अवश्य हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों राज्यों में मुसलमानों का मत कांग्रेस के पक्ष में ध्रुवीकृत हुआ है। दावा किया जाता है कि मुस्लिम मत खिसकने के कारण ही कर्नाटक में जेडीएस बीजेपी के साथ आया है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी तमिलनाडु पर खास ध्यान दे रही है और चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के अलावा रामनाथपुरम से भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो तमिलनाडु में स्थिति बदल सकती है। इसका असर पूरे दक्षिण भारत में होगा और यदि ऐसा नहीं हुआ तब भी बीजेपी जितना ध्यान दक्षिण पर दे रही है वो बिल्कुल भी अप्रभावी तो नहीं हो सकता, ये तय सी बात है। दक्षिण पर लगातार प्रभाव देकर बीजेपी जो पिछली बार की 330 वाली बात थी उसको अब 400 प्लस की बात कह रही है और इसमें उसे पता है कि दक्षिण से अगर मजबूत सीटें नहीं आएंगी या नंबर ऑफ सीट्स दक्षिण से नहीं बढ़ेंगी तो वो 400 का आंकड़ा पार करना मुश्किल होगा, जो लक्ष्य बीजेपी ने बनाया है। इसलिए दक्षिण पर पूरा फोकस बीजेपी का नजर आता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।